टॉपिक इज इंडस्ट्रीज एंड एनर्जी। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के अलावा और जो हम लोग का एक दूसरा कॉज है, जो मेजर कॉज है, वो है हम लोग का कंजम्पशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ था, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट हुई थी, इंटरनेशनल डिबेट, जो कि एनर्जी यूज का जो अनसस्टेनेबल पैटर्न है उसके ऊपर हम लोग को जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी डिबेट की गई, ताकि इससे क्या होगा कि एनर्जी सोर्स जो है उसको एफिशिएंट वे में यूज किया जाए। ठीक है, तो इस बारे में जो हम लोग के कुछ लॉज बने थे उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लॉ था द बॉयलर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2007। ठीक है, इस एक्ट में क्या हुआ था, जो पेनल्टी थी बेसिकली इस एक्ट को अगर हम लोग कंप्लाई नहीं करते हैं, इसके प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर जो पेनल्टी थी उसको हम लोगों ने क्या किया था, इंक्रीज किया था। सबसे पहला आता है कि एक्ट हम लोग के ऊपर हो सकता किससे है, हम लोग जो यूज़ करते हैं, सेल करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, रजिस्टर बॉयलर अनरजिस्टर्ड बॉयलर हो या अनसर्टिफाइड बॉयलर हो, तो उसके लिए क्या हम लोग की पेनल्टी हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीज कर दी थी 1 लाख रुपए, जो कि पहले थी सिर्फ 500 रुपये। ठीक है, अगर हम लोग की पेनल्टी कंटिन्यू रहेगी तो हम लोग को एडिशनल फाइन देना पड़ेगा 1000 रुपये का डेली बेसिस पे। जितने दिन आपकी फाइन जो है चलती रहेगी उसमें पर डे आपको 1000 रुपीज़ और पेनल्टी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट एक्ट आया था मेरे पास द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने एक ब्यूरो एस्टेब्लिश किया था, लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो स्टैंडर्ड थे, जो आर्टिकल थे, जो कमोडिटीज एंड गुड्स थे, उनको सर्टिफाई करना। इसके लिए ब्यूरो जो था वो जो स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटी, रिसर्च एक्टिविटी और लेबोरेटरी का मेंटेनेंस जो है, उन सब के पर्पज में वो कोऑर्डिनेट करेगी, इन एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगी। ठीक है, एक्ट इस स्टैंडर्ड में हम लोग के कुछ क्या है, मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन का स्टैंडर्ड जो था कुछ अप्लायंसेस के लिए बनाया गया था। मतलब ये अप्लायंसेस जो है इतना मिनिमम एनर्जी इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन BIS के जो स्टैंडर्ड थे वो लीनियंट थे। ओके, अब जिससे हुआ क्या, ये जो इसके डेटा थे, एक्चुअली डेटा में इसकी कमी थी, तो उसकी वजह से क्या हो गया, हम लोगों को नेगोशिएट करना पड़ा। ठीक है, जो एक्सपर्टीज थे वो उनको इंडस्ट्रीज के पास जाके नेगोशिएट करना पड़ा। अब क्या हो गया, आफ्टर पासिंग एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ठीक है, ये एक्ट पास होने के बाद भी जो कंसल्टेशन प्रोसेस था, जो BIS अडॉप्ट करी थी, वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड के ऊपर ही क्या है बेस्ड रह गई, उसी के ऊपर इवॉल्व कर रही थी। और जो एक्ट था, ठीक है, वो स्ट्रेंथ लाने के लिए, स्ट्रेंथन होने के लिए वो क्या करने लगा, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, मार्केट एनालिसिस टूल और रियलिस्टिक एंड ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी पैरामीटर को यूज करने लगा। तो बेसिकली अब जो नेक्स्ट एक्ट आता है वो है द कोल माइंस कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1974। इसमें क्या हुआ, इसमें बोला गया कि जो ओनर है कोल माइन का, उसको नेसेसरी स्टेप लेना पड़ेगा। क्या जिसके लिए नेसेसरी स्टेप, कोल को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, इससे क्या है, जनरल पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो हर ओनर के लिए था, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर ओनर के लिए, हर ओनर के लिए था कि उनको क्या है, कोल माइन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अकाउंट जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आया मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 2003। इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हम लोग का कॉन्करेंट यूज में आता है। इससे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास क्या है, यहाँ पे हम लोग की अथॉरिटी है लॉ को फ्रेम करने की। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे देखा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो क्या करने लगी, पॉलिसी को फ्रेम करी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर आया तो वो उसके स्पेसिफिक इश्यूज को रेगुलेट करे। ठीक है, हालांकि एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में एक अमेंडमेंट आया था, जिससे क्या हुआ, जो हम लोग का जो पावर था गवर्नमेंट का, ठीक है, उसको क्या हुआ, पावर सेक्टर वालों को रेगुलेट करने से उसको थोड़ा सा क्या है दूर कर दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो था इसने 3 लेजिस्लेशन को जो रिप्लेस किया, क्या क्या नाम आया उसका, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 एंड द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का था वो क्या था, टू कंसोलिडेट द लॉ
relating to generation, transmission, distribution, trading and use of electricity, to take measures conducive to the development of electricity industry, to promote competition, to protect the interest of consumers, to supply electricity to all, rationalization of electricity tariff, and to promote efficient and environmentally benign policies. ठीक है, ये इसके जो थे मेन ऑब्जेक्टिव थे। अब प्रोविजन जो था ये किसने बनाया था? ठीक है, बेसिकली प्रोविजन बनाने के पीछे कारण क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, इसको कंसिडर करके नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, ठीक है, इसको कंसिडर करके उन्होंने बनाया था और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश कर दिया था। किसके लिए किया था? ताकि वो कमीशन को अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया, रेगुलेटरी कमीशन को किया एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल को किया, ताकि वो सारे जो भी इस पे मैटर होंगे उसको वो डील कर सके। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा आता है वो है द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। बेसिकली ये एक्ट हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है? ये एक्ट हम लोग के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में डील करता है। बेसिकली ये एक्ट का काम क्या था? इस एक्ट का काम था कि हम लोगों को वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए बताएगा, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन के बारे में बताएगा, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बारे में बताएगा और कॉस्ट को रिड्यूस करने के बारे में बताएगा। तो बेसिकली इसका अल्टीमेटली काम क्या होगा कि इंडस्ट्रीज को बेटर वे में वो परफॉर्म करने बोलता था, ताकि हम लोग की कंट्री जो है वो और इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप हो सके, ठीक है, और इसका मेन कोई काम था नहीं। नेक्स्ट आता है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2010। इसमें क्या हुआ? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिला। क्या चीज़ का पावर? एनर्जी को एनर्जी सेविंग को इशू करने का, ठीक है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट जो होता है वो कस्टमर को इशू करेंगे। उससे क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कस्टमर जो है, जो कंज्यूमर है बेसिकली, वो आपके क्या है कि लेस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। मतलब जितना, जैसे सपोज करो आपको हर महीने 100 यूनिट दिया जाता है, लेकिन आपने क्या हुआ 100 यूनिट यूज़ नहीं करके 50 यूनिट को ही खाली यूज़ किया, 50 में ही आपने गुजारा कर लिया, तो आपने एनर्जी को बचा लिया ना। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या है? सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो कंज्यूमर जो ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं उनको क्या होता है? एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट परचेज करना पड़ता है, ठीक है, उनको मिलता नहीं है गवर्नमेंट को, उनको परचेज करना पड़ता है। अब नॉन कंप्लायंस के ऊपर क्या पेनल्टी है? सेक्शन 15 हम लोग को क्या बताता है? ये क्या है? 10 लाख रुपए तक इंक्रीज हो गई है, ठीक है, और अगर कंटिन्यू फेलियर आपका होता है, कंटिन्यू फेलियर होने से आपका 10,000 रुपया डेली बेसिस पे आपको पे करना पड़ेगा। ये आपकी एडिशनल पेनल्टी है, ठीक है। इसके में सेक्शन 110 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में अपीलेट ट्राइब्यूनल को बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया। अपीलेट ट्राइब्यूनल का काम क्या था? वो सारे जो भी मैटर होते थे, ठीक है, जो भी अपील्स होती थी तो उनको क्या है वो हियर करती थी। अब वो किसके मैटर को हियर करेंगे? जो एडजुडिकेटरी ऑफिसर ने जो डिसीजन दिया, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, या जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, या कोई और अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर जो भी थी उन्होंने जो डिसीजन दिया, अगर आप चाहते हैं कि आप उसके दोबारा से रिव्यू कराएं तो आप ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक आता है वो है इंडस्ट्रियल साइकिल, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें बेसिकली देखो एक सोल्यूशन निकाला गया कि जो हम लोग की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर इंडस्ट्री को हम लोग ऐसे किसी लोकेशन में सेटअप करें जहाँ पे हम लोगों के एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा, फौना, ह्यूमन हेल्थ ऑफ पीपल, इन जो मेजर चीज़ें इनको हम लोग अफेक्ट ही ना करें। अगर वहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे एनवायरनमेंट प्लानिंग के बारे में सोचा गया, जिससे क्या कि जो रिस्क होती है, जो कोशिश की गई कि उस रिस्क को रिड्यूस करने की हम लोग कोशिश करें, ठीक है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आया आपका जोनिंग एटलस का। जोनिंग एटलस क्या है? बेसिकली इंडस्ट्री पॉलिसी स्टेटमेंट जो जुलाई 1980 में आया था, रिलीज हुआ था, उसने क्या रिकॉग्नाइज किया? उसने किया कि हम लोगों को बहुत जरूरी है अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रिजर्व करने का और लिविंग कंडीशन जो कि अर्बन सेंटर में है उनको इम्प्रूव करने का, तभी हम लोग की कंट्री क्या है ज़्यादा डेवलप करेगी, ओके। हालांकि ये जो प्रोसेस था, ये जो पॉलिसी थी, ये क्या है ज़्यादा अपनी छाप इसने ज़्यादा नहीं छोड़ी, ठीक है। इस
इससे क्या हो गया कि मतलब इंडस्ट्रीज का भी नहीं छोड़ी, इकोलॉजिकल बैलेंस पे भी नहीं छोड़ी। तो इससे क्या हो गया कि ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस जो था कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हुआ। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल साइट का जो सिलेक्शन होता है, ठीक है, अगर हम लोग एनवायरमेंटल क्राइटेरिया के ऊपर चूज करते हैं, उसको बेस करते हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टू मिनिमाइज एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ये मेरा क्या है कि वाइटल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसमें क्या हो गया, सीपीसीबी जो थी, इन्होंने क्या किया, इनिशिएट किया एक टूल क्या जिसका एनवायरमेंटल प्लानिंग का टूल इन्होंने बिल्डअप किया था, जिससे क्या हो गया कि न्यूली प्लान्ड इंडस्ट्री जो थी इस फेज में उसको कंसीडर किया जाएगा। वो टूल जो है कि हम लोग एनवायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नीड जो आई वो क्या आई, सबसे पहला यहाँ पे हम लोग साइट, जो इंडस्ट्री जहाँ हम लोग बना रहे हैं उसका साइट सिलेक्शन आया। ठीक है, कि जिससे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसके लिए हम लोगों को क्या हुआ, क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बताया था, इंडस्ट्रियल साइट क्लियरेंस का जो सर्टिफिकेट था उसको क्या है हम लोग को लेने की जरूरत पड़ी। ठीक है, पहले क्या होता था, सीपीसीबी जो थी, इन्होंने इंडस्ट्रियल साइटिंग गाइडलाइंस जो कि 1984 की मैं बात कर रही हूँ, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए इन्होंने क्या है प्रिपेयर किया था, हर इंडस्ट्री के लिए नहीं, कुछ इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, धीरे धीरे गाइडलाइन जो थी यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी 1988 एंड कर्नाटका इन 1992 में और ज़्यादा ये मतलब इनमें भी ये बनाई गई। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि जो भी हम लोगों की यहाँ पे स्टडी निकली, उस मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम कंडक्ट किए उसको नेशनल लेवल पे हम लोग लेके गए ताकि उससे लोगों को हम एनकरेज कर सकें। ठीक है, इसीलिए सीपीसीबी जो है इन कंसल्टेशन विद एसपीसीबी आपका क्या हुआ, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, जोनल एटलस को डेवलप करेंगे। जोनल एटलस किसमें करेंगे, बिकॉज हम लोग को इंडस्ट्रीज की साइट जो कि एनवायरनमेंट को कंसीडर करके जाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या है उस बेस पे बनाएंगे, उस बेस पे हम लोग उसको ट्रेन करेंगे, हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। ओके, अब हम लोग का यहाँ पे जो जोनिंग एटलस था उसका और भी एक एम था। क्या एम था, इसका मेन एम जो आया वो ये था कि हम लोग साइट क्लियरेंस प्रोसेस जो है उसको कंसीडर करेंगे। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एट प्रेजेंट अभी मेरा क्या है, एट प्रेजेंट मेरा EIA ये हम लोग का काम करता है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट के लिए, हर प्रोजेक्ट के लिए EIA एप्लीकेबल नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अब क्या हुआ, लेकिन EIA की जो रिपोर्ट थी उसको हर बार हम लोगों को क्या है सही बोलना गलत होता है, बिकॉज कभी कभी डिजायर्ड रिजल्ट के लिए भी उनको क्या है बना दिया जाता था, नॉट नेसेसरी कि उसके सारे फैक्ट उसके सब कुछ जो थे वो सही थे, कभी कभी हम लोगों ने उसमें मैनिपुलेशन भी किया था। ठीक है, और अगर मान लो कभी हम लोगों को सब कुछ ओके मिल गया तो भी बाद में हम लोगों ने क्या किया, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या जो टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट है उनके प्रोसेस को हम लोगों ने चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हम लोगों के काम में गड़बड़ हो गई। करने को तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। ठीक है, हालांकि इंडस्ट्रीज जो थी इस मॉडिफाइड सिस्टम को यूज करने, ऑपरेट करने में बेसिकली वो लोग सक्षम नहीं थी। ठीक है, वो लोग फिजिबल नहीं थी। तो क्या हुआ, EIA जो थी बेसिकली उसने क्या किया, जो आसपास के लैंड थे, जो एग्जिस्टिंग लैंड यूज होता था उनको क्या है कंसिडर किया। ठीक है, तो अब क्या है, इंडस्ट्री के पास कोई चांस नहीं था कि वो लैंड के ऊपर अपना हक जमाए। ठीक है, द इंडस्ट्री हैज नो कंट्रोल ऑन लैंड यूज चेंजेस। ठीक है, अगर कोई सेंसिटिव लैंड आप यूज कर लेते हो, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो इंडस्ट्री को नोटिस करना, उसके जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड होंगे उसको मीट करना जरूरी है। अगर आप मीट नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ओके, नेक्स्ट जो आया पॉइंट वो था EIA जो है ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस था, एक्सपेंसिव तो ऑब्वियस है, जो प्रोसेस लंबे होंगे ना वो एक्सपेंसिव होंगे, कॉमन बात है। अब इसमें क्या हुआ, हम लोग को फास्ट और रियलिस्टिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की हम लोग को जरूरत थी। ठीक है, तो ड्यू टू लैक ऑफ लैंड यूज कंट्रोल
जो कि इंडस्ट्रियल साइट के अराउंड थे, तो एरिया और जो सेंसिटिव पोल्यूशन आता था इन इंडस्ट्रियल एरिया से, तो इस वजह से इसके प्रोसेस जो थे वो लंबे हुए। ठीक है, हुआ क्या, EIA की जो इम्पैक्ट पड़ा उसमें क्या हो गया, बेसिकली ये जो एनवायरनमेंट के जो डिस्टेंस थे, ठीक है, इन सबको नोटिस किया गया। नोटिस कैसे किया गया कि जो मतलब लैंड जो अनकंट्रोल थे उनमें जो जो चेंजेस आया है उसे नोटिस किया गया। अब जो इसकी स्ट्रैटेजी थी EIA की, ये हो गई आपकी रीजन वाइज। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या है, साइट स्पेसिफिक या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक EIA बोलना एप्रोप्रिएट नहीं हुआ। अब डिसएडवांटेज जो है प्रेजेंट प्रैक्टिस का वो क्या क्या है। ठीक है, कुछ कुछ डिसएडवांटेज हर जगह होते हैं, कॉमन बात है। सबसे पहला है जो ओनर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास नॉलेज ही नहीं होता है। ठीक है, कि हम लोग को कौन सी साइट लेनी है कौन सी साइट नहीं लेनी है, ऑब्वियस सा बात है। अब होता क्या है, जब साइट सिलेक्शन की बारी है तो उनको नॉलेज ही नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा जो है इस तरह के लैंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद में उनको क्लियरेंस करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं था। कौन गाइड करेगा, आप मैं थोड़ी गाइड करने बैठे हैं। अब सेकेंड डिसएडवांटेज क्या आया, लोकेशन स्पेसिफिक होने की वजह से क्या हो गया, इंडस्ट्री में जो आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है, वो आपके और महंगे हो गए। क्यों महंगे हो गए, क्योंकि आपको क्या पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जो है वो महंगे यूज़ करने पड़े, जिसकी वजह जो मतलब स्टैंडर्ड था आपका, उस स्टैंडर्ड से बेटर आपको अलाउ किया गया ना, तो उससे क्या हो गया कि आपके जो इम्पैक्ट थे वो एडवर्स वे में जाने लगे। ठीक है, क्योंकि आप महंगा सामान यूज़ करो तो भाई ऑब्वियस सा बात है ना, आपको नहीं पोसाएगा वो चीज़। ऐसा भी होता है कि जो हम लोग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं कभी कभी हम लोग के कंट्रोल के बाहर होते हैं, जिसको हम लोग क्या मतलब रिस्क जो होता है पोल्यूशन का वो बढ़ जाता है। कैसे होता है, आज मान लीजिए मैंने बढ़िया से बढ़िया सब कुछ लगाया, बट स्टिल चीज़ें जो थी मेरे फेवरेबल नहीं निकली, मेरे लिए क्या हो गई कि एडवर्स इफेक्ट उन्होंने देना चालू कर दिया। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया, बट स्टिल मुझे भुगतान करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का क्या आया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो थे वो मेरे छितरे पुतरे थे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो फैसिलिटी थी इंडस्ट्रीज को जो प्रोवाइड की जाती वो प्रोवाइड नहीं की गई। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके जो ट्रीटमेंट डिस्पोजल फैसिलिटी थी वो कंबाइन थे, अब यहाँ पे इकोनॉमिकल वो ज़्यादा थे, तो इस वजह से क्या है कि इंडस्ट्रीज को और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है, अब पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम जो थे वो इफेक्टिव वे में प्लान नहीं किए जाते थे। क्यों नहीं किए जाते थे, बिकॉज यहाँ का जो है डेवलपमेंट था वो बहुत ही हैप्पीफुल था। नेक्स्ट आपका आया इसी पॉइंट में है। ठीक है, अनप्लान डेवलपमेंट की वजह से भी क्या है, ये चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो गई, इसमें डिफ़िकल्ट हुआ। नेक्स्ट आ गया लास्ट पॉइंट है आप लोग का पब्लिक अवेयरनेस पब्लिक अवेयरनेस एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के ऊपर जो हम लोगों ने इंक्रीज कर दी थी, उससे क्या हो गया था। ठीक है, और जो रिस्क उसमें इन्वॉल्व होता था, कुछ कुछ लोकेशन में जो रिस्क इन्वॉल्व हुआ उससे क्या हो गया कि इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, कि अब हम लोग को ये सारे रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स जो है इनको फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज हम लोगों के ऊपर क्या है कि इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ये एक प्रेशर और ज़्यादा आया। नेक्स्ट जो मेरा ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज जो है जोनिंग एटलस का क्या है, टू जोन एंड क्लासिफाई द एनवायरनमेंट इन अ डिस्ट्रिक्ट, to identify locations for siting of industry and to identify industries suitable to the identified site। ठीक है, तो जोनिंग एटलस को हम लोग सिर्फ एनवायरनमेंट एस्पेक्ट की बेसिस पे कंसिडर नहीं कर सकते, इसको हम लोग इकोनॉमिकली भी और अदर वायबिलिटी जो एंटरप्रेन्योर का मैटर है उसके बेसिस पे भी इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। अब इसके रिगार्ड में जोनिंग एटलस ने कोई गाइडेंस जो थी ना वो प्रोवाइड नहीं की थी। ठीक है, तो जोनिंग एटलस ने अब क्या किया, बेसिकली उन्होंने ऑल्टरनेट साइट जो इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल थी डिस्ट्रिक्ट में जोन में, उन्होंने कैसे उसको इंडिकेट किया, मैप के थ्रू, इजी टू रीड मैप उन्होंने डेवलप की जिसके थ्रू उन्होंने उसको इंडिकेट कर दिया। अब जोनिंग एटलस का एडवांटेज क्या है, ठीक है, एडवांटेज जो इसका है, इट प्रोवाइड्स अ रेडी रेकनर फॉर बेस्ट सूटेबल साइट एंड रेलिवेंट एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन।
Point number 2, makes decision making process simpler, faster, realistic, transparent and reliable. Number 3, helps in planning cost effective pollution control measures and programs. Last point, provides the basis for incorporating environmental aspects into physical, that is land use planning process that is lacking in the country. ठीक है, ये इसके मेरे एडवांटेज हो गए थे। अब नेक्स्ट मेरा क्या पॉइंट आता है, एडवांटेज में इसमें और भी है, आप लोग लेकिन चाहे तो इतना लिख सकते हैं, चाहे तो और उसको बढ़ा सकते हैं, नॉट ए बिग डील। हेल्प्स अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक ऑन टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड नेचर ऑफ पोल्यूशन anticipated in their neighborhood well in advance, and ensures that an industry with high pollution potential desiring to locate in a high risk area will have to adopt clean technologies for manufacturing process so as to prevent generation of wastage और pollution, thereby making it compatible with the receiving environment। इसका मतलब क्या हो, जो इंडस्ट्री थी उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो क्या है, हाई रिस्क एरिया में लोकेट, और उन्होंने सारे क्या है कि मतलब क्लीन टेक्नोलॉजी के जो मेजरिंग प्रोसेस में जो लगते हैं सारे उन्होंने प्रोसेस जो है उनको अडॉप्ट किए, कुछ भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आया, इंश्योर दैट पोल्यूशन potential of an industry is made compatible with the local conditions of the site, helps check additional pollution in the areas already overstressed with pollution, helps develop infrastructure facilities such as road, water supply, electricity, etc. and provide common waste treatment and disposal facility. Last point होगा, helps an entrepreneur in readily finding out the location best suited to site and industry, thereby saving time, effort, investment and risk instead of heading for an unknown site, conducting environmental impact assessment and awaiting clearance by the regulatory authorities। तो इससे क्या हो गया कि हम लोग को क्या है, एंटरप्रेन्योर का टाइम बचा, एफर्ट बचा, इन्वेस्टमेंट बचा, सब कुछ बचा। ठीक है, मतलब अगर सब कुछ ओके रहेगा तो रेगुलेटरी ऑथोरिटीज भी भाई उनकी दुश्मन थोड़ी है, वो भी तो डेफिनेटली उनको परमिशन जल्दी दे देंगी ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है एनवायरमेंटल गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या मेरी गाइडलाइंस होनी चाहिए। अब ऑथोरिटीज़ ने, एंटरप्रेन्योर ने, इन सब ने मिलके क्या एक गाइडलाइन जो इंडस्ट्री साइटिंग के ऊपर थी उसको बनाया, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि हम लोग को पैरामीटर्स जो है उनको सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, अभी पैरामीटर जो सेटअप किए गए, हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या चीज़ को देखे, इन्होंने हम लोगों ने सोचा कि ऑप्टिमम यूज़ करते हैं नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज का, ताकि हम लोग सारी चीज़ों को सस्टेनेबल मैनर में यूज़ कर सकें, जिससे हम लोग का डिप्लीशन कम हो, डिग्रेडेशन कम हो, डिस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट का कम हो। इसके लिए हम लोगों ने कुछ कुछ डायरेक्टिव्स को ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में डाल रखा है। अब क्या क्या एरिया हम लोग को अवॉइड करने हैं, ये ध्यान से सुनेगा, एरियाज टू बी अवॉइडेड। ठीक है, तो साइट सिलेक्शन, जब इंडस्ट्री का साइट हम लोग को सिलेक्ट करना है तो उसमें हम लोग को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला हम लोग को ये देखना है कि हम लोग का जो इम्पैक्ट है वो हम लोग का एडवर्स इम्पैक्ट बहुत कम हो। ठीक है, किन पर, हम लोग के नेबरहुड और जो डिस्टेंट प्लेसेस है उन पर, इसके और हम लोग को नेचुरल लाइफ जो है, नेचुरल लाइफ को वहाँ पे अफेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो सेंसिटिव एरिया में हम लोगों को क्या है, अपना जो साइट है उसको नहीं करना है। तो कुछ कुछ एरिया यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ एरिया क्या क्या है। सबसे पहला एरिया है मेरा इकोलॉजिकली और अदरवाइज सेंसिटिव एरिया है। ठीक है, इसमें क्या है आपका एटलीस्ट 25 किलोमीटर, जो कि आपका जियो क्लाइमेटिक कंडीशन जिसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, उसके बारे में यह बात कर रहा है। तो इसको इंक्रीज करना जरूरी है। अब यहाँ पे इकोलॉजिकली जो ये आया ना आप लोग का एरिया, इसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे इकोलॉजिकली एरिया में, आपके रिलीजियस एंड हिस्टोरिक प्लेस आएंगे, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट, आपके सिनिक एरियाज, हिल रिसोर्ट, बीच रिसोर्ट, हेल्थ रिसोर्ट, कोस्टल एरियाज आ जाएंगे जो कि आपके कोरल, मैंग्रोव इनमें रिच होंगे। उसके बाद आपके एस्चुरीज आ जाएंगे जो कि मैंग्रोव में रिच हो, गल्फ एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, natural lane, swamp, seismic zone, tribal settlement, area of scientific and geological interest, defense installation आ जाएगा आपका, बॉर्डर एरिया आ जाएगा और आपका एयरपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, इन सब एरिया से क्या है 25 किलोमीटर का आपको ध्यान रखना है कि इनसे आपके दूर ही हो इंडस्ट्री। कोस्टल एरिया अगर है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आधा किलोमीटर फ्रॉम हाई टाइड लाइन से। ठीक है, इसका कोस्टल रेगुलेशन नोटिफिकेशन 1991 में दिया हुआ है। फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर सिस्टम अगर है तो आधा किलोमीटर है। आधा किलोमीटर कहाँ से,
जो डैम एरिया होगा ना, डैम का, उससे आधा किलोमीटर, या फिर आपका फ्लड कंट्रोल सिस्टम जो CRZ देते हैं उनसे आधा किलोमीटर। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम है तो भी इसमें आधा किलोमीटर। कहाँ से? आपका हाईवे और रेलवे से, ठीक है, एज पर रेलवे एक्ट की ये बात मैं कर रही थी। अगर मेजर सेटलमेंट एरिया है, मेजर सेटलमेंट में आपका कहाँ आया? जहाँ आपकी पॉपुलेशन 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे ऑब्वियस बात है इतना डिस्टेंस मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे क्या है, हम लोगों को साइट सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे हम लोग को विदिन 50 किलोमीटर बोला गया है, ठीक है। एक बार इस पॉइंट को मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। डिस्टेंस फ्रॉम सेटलमेंट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन बिकॉज ऑफ अर्बन स्प्रॉल। At the time of siting of the industry, if any major settlement notified limit is within 50 km, the spatial direction of growth of the settlement for at least a decade must be assessed and the industry shall be sited at least 25 km from the projected growth boundary of the settlement. Basically यहाँ पे क्या बोला, अगर 50 किलोमीटर के अंदर है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे वो इंडस्ट्री जो है फ्लरिश करने लगेगी और 25 किलोमीटर के अंदर अंदर वो प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करेगा, ठीक है। तो इसलिए पॉपुलेशन एरिया जहाँ पे था हम लोगों ने वहाँ पे ये दिया। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं मेरा साइटिंग क्राइटेरिया। बेसिकली यहाँ पे आपका इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर को कंसिडर किया गया इंडस्ट्रीज के साइटिंग के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर में आपका क्या क्या आया, आपके डेफिनेटली उसको कंसिडर किया। यहाँ पे वाटर सोर्स, हाईवे, मेजर सेटलमेंट, ये सब जो था इन फैक्टर को किया गया। अच्छा, अब उसके ऊपर के जो फैक्टर मैंने बताए थे उनको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में दे दिया गया है, ठीक है। इसलिए इंडस्ट्रीज को ये सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, तो इसका कुछ कुछ फैक्टर यहाँ पे है वो मैं बताती हूँ। नो फॉरेस्ट लैंड शैल बी कन्वर्टेड इनटू नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द इंडस्ट्री। ये आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आ गया। आप अपने इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए किसी भी जंगल को काट नहीं सकते, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आ गया, नो प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड शैल बी कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल साइट। एग्रीकल्चरल लैंड को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। विद इन द एक्वायर्ड साइट द इंडस्ट्री मस्ट लोकेट इटसेल्फ एट द लोएस्ट लोकेशन टू रिमेन ऑब्स्क्यूर्ड फ्रॉम जनरल साइट। तो आपको सबसे नीचे ये बनाना है, ऊपर अगर पॉपुलेशन रह रही है तो आपको सबसे नीचे इंडस्ट्री को बनाना है। लैंड एक्वायर्ड शैल बी सफिशिएंटली लार्ज टू प्रोवाइड स्पेस for appropriate treatment of waste water still left for treatment after maximum possible reuse and recycle, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, वेस्ट ट्रीटमेंट जो था, वाटर का वेस्ट ट्रीटमेंट, उसको क्या है कि आपको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे आप जितना भी पॉसिबल आपको हो आप रीयूज कर सको, रिसाइकिल कर सको, ओके। Reclaim treated wastewater shall be used to raise green belt and to create water body for aesthetic recreation and if possible for aquaculture। Basically जो treated wastewater है, जो मतलब आपने साफ सुथरा वेस्ट वाटर डाला है, उसको क्या है कि आप दोबारा से यूज़ कर सकते हो कि एक्वाकल्चर वगैरह को क्रिएट करने के लिए। द ग्रीन बेल्ट शाल बी 1/2 किलोमीटर वाइड अराउंड द पेट्रोल लिमिट ऑफ द इंडस्ट्री। फॉर इंडस्ट्री हैविंग ओडर प्रॉब्लम इट शाल बी 1 किलोमीटर वाइड, ठीक है। तो ग्रीन बेल्ट जो है आपका बोला है जनरली आधा किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन अगर जहाँ इंडस्ट्री में बदबू आती है तो वहाँ के लिए डिस्टेंस 1 किलोमीटर दे दिया गया। अब जो आपकी ग्रीन बेल्ट थी, द ग्रीन बेल्ट बिटवीन 2 एडजॉइनिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्री शाल बी 1 किलोमीटर। दो अगर इंडस्ट्री वहाँ पर है, एक ही एरिया में दो अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है तो वहाँ पे आपकी ग्रीन बेल्ट 1 किलोमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। जनरली मैंने अभी 1/2 किलोमीटर बताया था ना, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर बोल दी। Enough space should be provided for storage of solid waste so that these could be available for possible reuse। तो ऑब्वियस बात है कि आपको सॉलिड वेस्ट जो है उसको इस तरीके से आपको देना है ताकि आप दोबारा फ्यूचर में उसको रीयूज कर सकें। लेआउट एंड फॉर्म ऑफ द इंडस्ट्री that may come up in the area must conform to the landscape of the area without affecting the scenic features of that place। बेसिकली आपको वहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है उनको आपको अफेक्ट नहीं करना है। उसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री में जो भी काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज करो ताजमहल है, जहाँ पर ताजमहल अगर वहाँ पर आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से ताजमहल को अफेक्ट हो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ से आप इंडस्ट्री को हटाइए बिकॉज हमारा क्या है, प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, राइट। Associated township of the industry must be created at a space having physiographic barriers between the industry and the township। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को एक बैरियर जो होता है ना इंडस्ट्री और टाउनशिप के बीच में क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है।
Each industry is required to maintain 3 ambient air quality measuring station within 120 degree angle between station. 3 एयर स्टेशन बनाना जरूरी है 120 एंगल के डिस्टेंस पर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑटो रेगुलेशन। इसमें सबसे पहला है एनवायरमेंटल ऑडिट। आई होप यू ऑल नो अबाउट द टॉपिक ऑफ ऑडिट।